गुड इवनिंग टू ऑल एंड हाउ आर यू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं 10-15 मिनट लेट हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू नो बेटर। लेटली आई रिच्ड एट माई होम बिकॉज ऑफ दिस। बाय द वे, वन बाय वन आप सभी लोग उभरने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए, मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ आप लोगों का। और नया कुछ क्या घट रहा है आपके जीवन में आप लोग बताते नहीं हैं, हमें बताते रहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें इस इंट्रैक्शन को। गुड इवनिंग ललित, हाउ आर यू? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे बच्चे आ गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा आज 3 मार्च है 2017। 3 मार्च एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड वाइड। हाय मुकेश, हाय आकाश, हाउ आर यू? 3 मार्च 2014 को यूएनओ ने डिसाइड किया कि वी हैव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन्य जीवन प्राणी दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इस साल भी मनाया जा रहा है। ध्यान देंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आज है और इस वर्ष का थीम है लिसन टू द यूथ वॉइसेस, यानी युवाओं के वाणी को, बातों को सुनना चाहिए, ऐसा है। चलिए, भारत कैसे सेलिब्रेट कर रहा है या कर लिया तो कर लिया। भारत दिल्ली में जू में जितने भी स्मगलर से वर्ल्ड लेवल पे तो सब करते हैं, इंडिया भी कर रहा है, तो अपने लेवल पे जितना भी स्मगलिंग से, इलीगल ट्रेड से, हाथी के दांत हो, गैंडे के सींग हो, किसी जानवर के खाल हो, पोचिंग से जो कुछ भी होता है, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, जो भी अब तक पकड़ा है, ये सभी को आज जू में जला दिया गया। न रखा जाए, न बेचा जाए, न ऑक्शन किया जाए, न इसे राष्ट्र की संपत्ति बनाई जाए, जला दिया जाए। अच्छा है। नवल, क्या हालचाल है? की हालचाल छो? बढ़िया छे? चल, तू तो पहला बेर वाच कर रहल छे। सब ठीक छो गांव पर? बतावी है। लेट्स स्टार्ट। बेटा मेरा भाई है, वकील है, वो भी वक्त निकाल के दरभंगा बिहार में बैठा हुआ है, वॉच कर रहा है। ठीक है, चलिए। भरत जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। एज ए टीचर सब बढ़िया होंगे। चलिए बेटा शुरुआत करते। तो मैं ये कह रहा हूँ, अफ्रीका में 2016 में केनिया एक देश है, उसने हजार किलो हाथी के दांत, गैंडे के सींग को जला दिया। वो हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। चाइना ने 2017 में ये डिसाइड किया है कि 100% एलिफेंट्स टस्क के इलीगल ट्रेड पे बैन लगा दे, ताकि उसकी पोचिंग ना हो, शिकार ना हो, हंटिंग ना हो। बेटे मैं ये भी बताना चाहूंगा, एक संगठन है इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। वही जो है रेड डाटा बुक मेंटेन करता है, और रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग वो स्पीसीज ऑफ एनिमल जो इंडेंजर्ड पोजीशन में है उसका लिस्टिंग करते हैं। तो नियर अबाउट 2000 ऐसे एनिमल्स के स्पीसीज हैं जो रेड डाटा बुक में आ गए हैं, और 2500 के आसपास जो हैं प्लांट्स हैं, वो भी रेड डाटा बुक में आ गए हैं। भारत में जितने भी हाथियों की डेथ होते हैं उसका 40% पोचिंग है, किलिंग है, यानी हर 100 हाथी में 40 हाथी पोचिंग का शिकार है, यानी मारा जाता है। ये भी समझ गए? और सुनिए,
अफ्रीका में लगभग 4,15,000 हाथी हैं और आप भी जानते हैं अभी 10 सालों के अंदर 1.25 हाथी का शिकार कर लिया पॉचर्स। हाथी का क्यों? दांत के लिए। तो मायने रखता है कि इस तरह की बातें चल रही है। तो आज जो डे है उसके लिए एक अवेयरनेस के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई कि ये सब भी हमारे देश में है। अब रही बात दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पुरुष वर्धक औषधि के रूप में और अदर मेडिसिन के ख्याल से बहुत सारे जंगली जानवरों के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं यूज किए जाते हैं इलीगली लीगली। सबसे ज्यादा जो पॉचिंग होती है वो होता है, एक होता है फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो है एक नेवले जैसा जानवर होता है उसका, और हाथी का और राइनोज का, इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 10,000 फ्लैमिंगो तो हर साल तस्करों से पकड़े जाते हैं, यह हकीकत है। मैं आपको बता दूं पिछले 10 वर्षों में 123 राइनोज का शिकार भारत में हो गया। और आप भी जानते हैं राजस्थान का एक संसार चंद नाम का व्यक्ति और उसके परिवार और कुटुंबों से रिलेटेड 27 लोग फिलहाल उम्र कैद की सजा पा रहे हैं, जयपुर में जेल में हैं। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने अलवर स्थित सरिस्का सैंक्चुरीज में इतने शिकार किए कि 27,000 छोटे बड़े जानवरों का शिकार किए, पोचिंग किया, और ये अभी उम्र कैद की सजा जी रहे हैं। और ये हालात पैदा कर दिए कि 2004 और 5 के दरमियान सरिस्का में एक भी टाइगर ही नहीं रहा। तो बाद में जाकर के हेलीकॉप्टर से टाइगर और टाइग्रेस को उतारा गया, तो आज उसका कुनमा 10-12 तक पहुंच गया है। तो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट दैट। ठीक है, हमारे भैया हैं लक्ष्मीकांत चौधरी जी, बड़े भाई साहब हमारे हैं, हमारे गार्जियन जैसे हैं। नमस्कार भैया, की हाल चाल है? अपन ख्याल रखो। और बहुत अच्छा लगा आप आए, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए हमें, बेहतर करते रहें विद्यार्थी के हित सेवा के लिए। अब सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, ललित कह रहे हैं सर उनकी पतंग नहीं उड़ी शायद। सॉरी फॉर दैट। किसकी पतंग नहीं उड़ी बेटा, बता दीजिएगा। चलिए आगे सुनिए। मैं अब बता रहा हूं, एक व्यक्ति हैं, हालांकि थे आर्किटेक्ट रहे, और उन्होंने केरल में नंबर्स ऑफ डिजाइन दिए, नंबर्स ऑफ डिजाइंस घर के। और उनकी 100वीं सदी यानी 100th यानी सेंटेरियल बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। लॉरी बेकर, ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, हिज सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेटिंग। तो याद रखिएगा केरल में इनके मकान के डिजाइन का बहुत मायने है, और दिल्ली से लेके बंबई तक बड़े बड़े शहरों में बड़े बिल्डिंग्स इनके बनाए हुए हैं, वंडरफुल डिजाइन्स। तो ये ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछता है ना कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से रिलेटेड है, वहां ये काम आएगा। सर अब आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, कल से यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा बेटा, चैनल ओपन कर दिया है। बस आज मैंने सारी प्लानिंग की है, हर सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करें। तो बेटा रफली मैं आपको बता दूं, चूंकि आप पूछ चुके हैं तो रफली मैं बता दूं, क्योंकि इसको मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता था ट्यूसडे को। रफली बता दूं, 190 आवर्स के सारे जीएस के 10 सब्जेक्ट मैं आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करते हुए पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पे। हर दिन 2 जो है वीडियो अपलोड होगा 45-45 मिनट के। तो ध्यान रखना है 190 घंटा में जितने वीडियो 45 मिनट के बनेंगे उतने वीडियो आ रहे हैं आपके पास। इसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जीके, बैंकिंग, स्पेशल बैंकिंग, पीओ के लिए बैंकिंग, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। टोटल 10 सब्जेक्ट 190 से 200 घंटों में 5 महीने के कोर्स के हिसाब से आपको शुरुआत करने जा रहे हैं। 8 मार्च से यह शुरू होगा और हर दिन एक रेगुलर चलेगा। बस आप लोग का एप्रिसिएशन चाहिए। 8 मार्च से शुरू होगा और इसे हमें जुलाई
25 जुलाई के आसपास या 31 जुलाई के आसपास खत्म करना है। बिल्कुल, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ही चलेगा बेटा, क्योंकि हिंदी और अलग से इंग्लिश में संभव नहीं है, वक्त का तकाजा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे, 2 चलेगा। और फेसबुक पे जो है ये आपका करंट अफेयर्स जो 1 घंटा का प्रोग्राम है वो एज इट इज चलता रहेगा, और जीके भी बीच बीच में हम लेके आएंगे। और आप लोग अपना अच्छे अच्छे सलाह देते रहिए और सब कुछ आपके लिए होगा, नो डाउट। तो 8 मार्च से आपको रेगुलराइजेशन मिल जाएगा और कल से मैं उस पर अपलोड करना शुरू करूंगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। नाउ लिसन, मैं 3 किताबों की बात करने जा रहा हूं। बुक एंड ऑथर्स। बुक्स है डॉग इट डॉग वर्ल्ड, कुत्ता कुत्ते की दुनिया को खा जाता है या निचोड़ लेता है कुछ। डॉग इट डॉग वर्ल्ड, राइटर है बिल शेट। दूसरी किताब है सेकेंड एनकाउंटर, रामपदा चौधरी राइटर है। तीसरी बुक बहुत फेमस नाम हो चुका है, आदि योग द सोर्स ऑफ योगा, एंड इट्स रिटेन बाय 2 persons togetherly. The one is, Isha Foundation founder Sadhguru, and other one Arudhanti Subramaniam. दोनों ने मिलकर लिखा है। And I would like to remember you people, बताया था ना आदि योगा शिव जी का टॉर्सो स्टैचू भारत के 4 क्षेत्रों में लगना है, दिल्ली, कोयम्बतूर, क्या कहते हैं, बॉम्बे, ठीक है, और वाराणसी। तो कोयम्बतूर का तो एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, तो ये ध्यान में रखेंगे, 112 फीट करके। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको सुनिए, डेफिनेटली आएगा दिल्ली के एग्जाम में, तो खास करके दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था पिछले 5 साल पहले, ये 3 पार्ट में बट गया और एक के 3 टुकड़े हो गए। उसमें एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहते हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दक्षिण दिल्ली नगर निगम। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर दोनों हमारी रेशनल सिस्टर बबीता फोगाट और गीता फोगाट को बनाए हैं। तो गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट, द सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बोथ बिकम गुडविल एम्बेसडर और एम्बेसडर ऑफ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर स्वच्छ भारत अभियान। I appreciate that both of girl. Okay? अब सुनिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और गौर से सुनेंगे। अंजलि आमिर, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, उसका नाम है अंजलि आमिर। शी इज मुस्लिम, took birth in Muslim family as a boy. After 10 years later, whatever the symptoms developed and whatever their bending of the attitude towards girl, and he decided to become transsexual and convert their genders. Now she is, अब वो एक लड़की हैं, ट्रांसजेंडर हैं, यानी ट्रांससेक्सुअल हैं by medical treatment. Now listen, then what is important? बहुत हैं। साउथ इंडिया में एक लैंग्वेज है केरल का मलयालम, और लक्षद्वीप का भी है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक हीरो हैं ममूटी, वो भी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ कोई मुस्लिम इशू नहीं है, मुस्लिम है ममूटी, वंडरफुल रोल करते हैं, नो डाउट, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत उनके हिट मूवी सब रहे हैं। ममूटी की एक पिक्चर आई है, ठीक है, पेरानबू। पेरानबू पिक्चर के लिए अपने हीरोइन के तौर पे उसने अंजलि आमिर को इनवाइट किया कि यू हैव टू बिकम हीरोइन, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की पहली महिला ट्रांसजेंडर हीरोइन अंजलि आमिर। क्लियर? तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन, और नो डाउट विल बिकम, तो ये होगा आपका। अब सुनिए, एक है क्वायर बोर्ड, जो नारियल के रेशे होते हैं
उनसे रस्सियां बनाई जाती है, डोरमैट बनाए जाते हैं, गद्दे वगैरह में फोम के जगह इसका भी इस्तेमाल होता है। तो इससे बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज जुड़े हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज जुड़े हैं। लोकल लेवल पे लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। इसमें फायदे का बिजनेस ज़्यादा नहीं है, फिर भी है। तो इसलिए भारत सरकार इन सबको बहुत सब्सिडी देती है, सच इंडस्ट्री को। आपसे सिंपली सवाल करता है, क्वायर बोर्ड वेयर इज हेडक्वार्टर? कोच्चि, केरला। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझ ही गए, ये ध्यान में रखना है। अब मैं रेलवे की बात कर रहा हूं। बेटा जैसे आप जानते हैं, महाराजा एक्सप्रेस इंडिया का 5 स्टार रैंक का रेल है। ये दिल्ली टू मुंबई बाई वीकली चलती है और मिनिमम जो इसका किराया है 1 लाख और मैक्सिमम 2.5 लाख है। ठीक है, पूरा आप कोच बुक कर लेते हैं, 5 स्टार अंदाज में जाते आते खाते पीते हैं। ऐसे ही साउथ इंडिया में 2008 में एक ऐसी लग्जरियस ट्रेन चलाई गई, गोल्डन चैरियट। चली, समय के साथ चलती रही। बेंगलुरु से शुरू होती, कर्नाटक से, फिर वो पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल होते हुए फिर वापस आ जाती। पर अब उसे फाइनली 27 फरवरी को चलाया गया, अपने आखिरी टूर पे गई, अब वो बंद हो गई। तो याद रखने की चीज है, साउथ इंडियाज सिंगल लग्जरियस ट्रेन गोल्डन चैरियट नाउ नॉट ऑन ट्रैक, दैट इज ट्रैक ऑफ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब सुनिए, वेस्ट बंगाल में एक रामसर साइट है, मार्सी लैंड है, उसका नाम है ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड। ओके, इसका एरिया 12,500 हेक्टेयर्स है। 20,000 फिशर्समैन डिपेंड अपॉन देयर लाइवलीहुड ऑन दिस वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो मार्सी हो, दलदल हो, पानी से लोज्ड हो या कीचड़ नुमा हो। ध्यान दें, ईरान में 1970 या 71 में एक जगह है रामसर साइट, वो मार्सी लैंड एरिया है बड़ा। वहां पे इंटरनेशनल लेवल के इकोलॉजीज के कॉन्फ्रेंस हुए और कहा गया कि ये जो धरती पे जहां जहां मार्सी लैंड है, वो आसपास के पानी को, कीचड़ को इकट्ठा करके अपने पास लाते हैं और फिर वो अंदर ही एब्जॉर्ब करके धरती के अंदर जाते हैं। तो आसपास के अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, अपग्रेडेड हो जाता है, और इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, रेप्टेलियाज हो, कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी धरती को रिचार्ज कर देता है पानी से। तो इसका संरक्षण होना चाहिए। तो रामसर साइट कन्वेंशन जो हुआ, उसके बाद इस तरह के मार्सी लैंड का नाम ही पड़ जाता है रामसर साइट, जो उसके अंदर आ जाए। भारत का पहला रामसर साइट केरला का जो बैक वाटर एरिया है वो है। ध्यान में रखेंगे इस सब बातों को। तो ये भी रामसर साइट है। इवन आपके उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है वो आपके ऋषिकेश से बाद, यानी नरौरा से लेकर के गढ़ मुक्तेश्वर तक गंगा के दोनों किनारे रामसर साइट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात आगे बढ़ा लेते हैं। बेटा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2012 में सेटअप हुआ, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जस्टिस स्वतंत्र कुमार इसके चेयरमैन हैं। यहाँ पे चेयरमैन ही कहलाता है, पर कोई रिटायर्ड जज या क्या कहते हैं, हाई कोर्ट्स के पैरेलल जज होते हैं, और इसको हाई कोर्ट का पैरेलल माना गया है और ये एनवायरमेंटल रिलेटेड केस को देखता है। एनजीटी ने अभी एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि गंगा का ऋषिकेश से लेकर शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश के बीच का जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा नदी के सैंड के किनारे से, गंगा नदी के किनारे सैंड होता है यानी कि बेसिन, सैंड से 100 मीटर्स के बीच में बहुत सारी चीजों को बैंड कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, कोई फायर कैंप होगा तो म्यूजिक नहीं चलेगा, लाइट भी जलेगी तो 9 बजे बाद लाइट बंद कर दी जाएगी ताकि आसपास के जानवरों को प्रॉब्लम ना हो। कोई भी सीवेज जो है गंगा में नहीं गिरेगी, उससे पहले ही ड्राई पिट में डाल दिया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा। इस तरह की ढेर सारी बातों को एनजीटी ने दिया है, जो मैंने आपको लिख के दिया है, उस पर अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है,
शार्क हम और आप सब जानते हैं, एक हमारा दक्षेश संगठन है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, that was set up on 8th December 1985. You know better. As a founder member, 7 country and the 8th member of Afghanistan participate since 2007 officially, but practically 2008. तो 8 मेंबर हैं. इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो रोटेट करते हैं कंट्री वाइज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं उनमें से कोई एक होते हैं. अब तो इसका सम्मेलन 2 साल पे होता है, तो 2 साल के लिए वो रहेंगे. उसके अलावे सारे काम को देखने के लिए एक होते हैं जनरल सेक्रेटरी, महासचिव. तो मैं बता दूं, पाकिस्तान से ही इस बार के महासचिव इलेक्ट हुए हैं. उनका नाम है अमजद हुसैन बी शयाल. अमजद हुसैन बी शयाल. He become General Secretary of SAARC as a new General Secretary, and this will be memorable. याद रखना है. Now listen. मैं कभी कभी कॉपी के सबसे ऊपर जो है किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखता हूं, उसका हेडक्वार्टर लिखता हूं, किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो लिखता हूं. उन सब पे आपकी नजर होनी चाहिए. छोटी मोटी बहुत सारी चीजें सवाल बन के आते हैं. मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैट का, मैट का, इन सब चीज़ों का, बैंकियों का कैसे तैयारी की जाती है, और आपको स्मार्ट बनाना ही मेरा ध्येय है, उद्देश्य है. आप हम पे हमेशा डिपेंड रहे, ये मुझे पसंद नहीं होगा. मैं शिक्षक नहीं, गुरु हूँ आपका, और आपने माना है तब हूँ, वरना नहीं. तो गुरु का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना और उसको उस काबिल बना देना कि गुरु जब उसके साथ ना भी रहे तो उसका अंदाज निराला हो, स्ट्रेंथन हो. जैसे गौतम बुद्ध डेथ बेड पे थे तो उनके शिष्य सर्वप्रिय शिष्य आनंद ने पूछा महात्मा को, हे तथागत, आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? आत्मदीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो. एंड द सेम आई वुड लाइक टू बी से यू. तो राजीव गांधी स्पेशल एरिया गेम सेंटर है, ठीक है ना, लुथुरई में है, तमिलनाडु में है, और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में है. स्पेशल रीजनल गेम्स है, तो ये ध्यान रखना है. चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं बेटा, उस पर ध्यान दीजिए. पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और सिंध है. तो सिंध की राजधानी कराची है. सिंध प्रोविंस का जो हाई कोर्ट है उसने अभी डिक्री पास किया है कि सिंध में लिक्वर बैंड, यानी लिक्वर नहीं बेचे जा सकते, यानी सिंध प्रांत में वहां शराब बंद किए गए हैं. इस्लाम के अकॉर्डिंग शराब जो है वो गलत है, ठीक है, हराम है, नहीं पीना चाहिए. तो उनके धर्म के हिसाब से ही चीजें हैं, कोई अतिशक्ति नहीं है कि उसने शराब बैन किए हैं, ये ध्यान रखिएगा. अब सुनिए, भारत में आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं. टाटा मोटर्स का एक कंपनी है जो इंग्लैंड में ही है, JLR, जगुआर लैंड रोवर. इसे ब्रिटिश कंपनी से उसने खरीदा था, करीब 8-10 साल हो गए. उसके ब्रांड को भी खरीद लिया था, लैंड रोवर और जगुआर, ये 2 ब्रांड है, तो इसका नाम रखा JLR. और ये कहा गया कि वहीं बनाया जाएगा, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद आप इसको कहीं भी बनाइए, कहीं भी मैन्युफैक्चर करिए. तो अभी भी वो इंग्लैंड में बना रहा है, ताकि एक फीलिंग्स होती है भाई इंपोर्टेड गाड़ियां ला रहे हैं हम, और भारत में इसका शानों से बिक्री होगा. तो रेंज रोवर, लैंड रोवर, ये सब इसी के हैं, JLR के. अभी टाटा ने अनाउंस किया है कि वो अगले महीने में एक पर्टिकुलर कार लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा वेलार, VELAR. वेलार नाम होगा. SUV है ये, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है ये, 5 सीटर्स है, और इसका टारगेट है 2019 तक 51,000 यूनिट को बेचना वर्ल्ड वाइड. और इसका प्राइस जो शुरू होता है वो होता है 45,000 पाउंड से. इसका मतलब सीधा सा असर डाल दीजिए तो मेरा ख्याल है यही कोई 40 लाख के आसपास से, 36 से 40 लाख के आसपास से शुरुआत होती है. तो ये भी आप समझ गए. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का न्यूज था. बेटा हमारे जो 2000 के नोट हैं उसमें जो सिक्योरिटीज फीचर्स हैं, 17 सिक्योरिटीज फीचर हैं, 17. ये ध्यान में रखने की चीज है, ठीक है. बात और आगे बढ़ाते हैं. अब हम ICICI बैंक की ओर बढ़ते हैं. ध्यान से सुनिए, ये प्राइवेट बैंक जो है
अभी अभी इसने 50 करोड़ रुपया फॉरेन कंट्रीज से अपने को जुटाया है, कलेक्ट किया है, टू इशू ओवरसीज बॉन्ड। ओवरसीज मतलब होता है समुद्र पार, यानी विदेशों में, और बॉन्ड्स बेचा है। बॉन्ड्स का मतलब क्या है? वो कर्ज ले रहा है, शेयर अपना नहीं बेचा है। तो ओवरसीज बॉन्ड्स इशूड बाय आईसीआईसीआई बैंक टू कलेक्ट 50 करोड़ रुपीस फ्रॉम एब्रॉड। जनवरी में बिलियंस ऑफ डॉलर इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी ने कलेक्ट किए हैं फॉरेन से। या तो नोटबंदी का थोड़ा असर है तो मार्केट नहीं है, तो फॉरेन से लिया है। तो आईसीआईसीआई ने भी किया है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल है, ये जो बॉन्ड इश्यू हुआ है तो उसकी सारी सेलिंग्स कौन करेगा? तो आईसीआईसीआई बैंक का एक स्पेशल ब्रांच दुबई में है। तो दुबई में जो ब्रांच है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, एंड दैट विल बी डीलिंग इन सच बॉन्ड्स। बॉन्ड्स पेपर होते ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब एक अच्छी बात बता दूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशियाज का ओल्डेस्ट है, इंडियाज का लार्जेस्ट है, उसमें जो टॉप बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम होता है 30 पॉइंट्स इंडेक्स, जो 1983-84 में बेंचमार्क के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 30 बड़ी कंपनियों के शेयर्स के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, और वो सबसे ज्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं उसी कंपनी के शेयर्स। तो एक ही दिन में कई बार उसके भाव चढ़ते उतरते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। इन दैट रिस्पेक्ट्स देयर प्राइस इज वेरी सेंसिटिव। सो कंसीडर दीपक मोहानी इन 1991, it is sensitive index, and that sensitive index become more shorter and shortly called Sensex. तो सेंसेक्स यानी 30 पॉइंट्स इंडेक्स, सब ब्लू चिप कंपनी वाले, ये 30 कंपनियां हैं, ये टॉप 30 है। पर 2016 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब एक 50 अंकों वाला भी सूचकांक शामिल कर दिया गया है। There are one more index that's based on 50 top companies of blue chip, that's called 50 points index. Okay? तो याद रखना है, अब 50 अंकों वाला एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी है, जिसको कहते हैं निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 पॉइंट्स इंडेक्स नोन एज निफ्टी, एंड नाउ इन बीएसई ऑल्सो 50 पॉइंट्स, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड निफ्टी। बिफ्टी हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी ले लेंगे और 50 को इफ्टी, तो बिफ्टी हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। ओके, नाउ लिसन, हम 15 दिन पहले भी आपसे बात कर रहे थे कि भारत में जितनी गाड़ियां बिकी हैं कार विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसमें 52% जो है, 60% जो है मारुति ने बेचा है। और मारुति का जो सुजुकी कंपनी है, उसमें मारुति जो बिका है वो 52% बिका। सुजुकी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में अपना करती है, उसमें उसका 52% मारुति ने शेयर दिया है। इट्स ए ग्रेट, हमारा सबसे बड़ा चॉइस है। जरा समझिए बात को, इससे इसकी शेयर वैल्यू बढ़ गई मार्केट में। अभी मार्केट में इसका सुजुकी मारुति कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.8 लाख करोड़ रुपए डॉलर का हो गया है। मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि मारुति कंपनी के शेयर्स मार्केट में 1 करोड़ है, 1 करोड़ शेयर है, और ईच शेयर वैल्यूज इज 5,000, देन यू हैव टू बी 1 crore into 5,000, and what will be the total amount? It will consider the market capitalization of Suzuki Maruti company. In that regards, in automobile industry in India, it is the largest market capitalizer in automobile. If general you have to be go, then Reliance and TCS, but first TCS, Tata Consultancy Service, देन रिलायंस। तो ये बात होती है, और ये सब खूब पूछता है कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेशली इन बैंक। ठीक है, तो मारुति में नेक्सा का कितना है सर? नेक्सा का नहीं, बलेनो भी बिका है, लेकिन सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन 11 month 1 lakh व्हीकल सोल्ड बाय मारुति, द ब्रांड इज ब्रेजा।
ब्रेजा 1 लाख बिक चुका है 11 महीने, ये रिकॉर्ड है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा बैंकिंग सेक्टर में शेयर मार्केट के रिलेटेड इसमें आते हैं ELSS, एक एब्रिविएशन है ELSS। इसके बारे में 4-5 पॉइंट सुनना है। इट इज ए काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। If we have to be invest in such ELSS, it will be remain tax free under Income Tax Act Section 80C. But within one financial year, your amount will be 1,50,000, not more than. Whatever you have to profit or dividend from this one, it is also tax free. As your capitals grow, the capital gain tax also tax free, but it is considered risk fund. There are a risk but more profit. Okay, how the process of investment? Minimum investment 500 rupees monthly and maximum is no limit, but in this there are 3 years of lock period. First 3 years your total amount will be locked, you can't be withdraw. Okay, after that your choice. Okay, तो इस तरह की चीज है, and there is no age boundation. At any age you can invest such through ELSS. Now listen, now I have talked about defense sector. भारत का डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा है। उस डिफेंस में हम स्ट्रेटेजिकल इंडस्ट्रीज भी ले लें, DRDO ले लें, इसरो ले लें। इन सभी में अब स्टील्स के जो डिमांड होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटीज, हाई नाइट्रोजन स्टील का डिमांड होता है। और मैंने 2 दिन पहले बताए थे कि अब जिंदल कंपनी DRDO के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और वो उसके लाइक हाई नाइट्रोजन स्टील बनाएगी। SR ऑल्सो साइंड, तो SR स्टील ने भी साइन कर लिया, जिंदल ने भी साइन कर लिया, और पहले से ऑलरेडी टिस्को थी, टिस्को है ही, टाटा स्टील ये है, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ अब रेलवे से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। लिसन, इंडियन रेलवे जो है वो अपना 2017-18 का एक्शन प्लान इशू कर दिया है, और उसका एक्शन प्लान ये है कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर टू कलेक्ट रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ रुपीस। बट हाउ एंड फ्रॉम वेयर? 1.18 लाख करोड़ रुपीस फ्रॉम फ्राइट, माल भाड़े से, टू कैरी गुड्स। फॉर दिस पर्पस डबल डेकर गुड्स ट्रेन भी चलाने जा रही है, पर डबल डेकर जो पुराने लाइन पर चलाती है और पुराना डबल डेकर चलाएगी तो वो जो है इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। इसीलिए नए डबल डेकर सिस्टम ला रही है जिसका कि हाइट कम होगा और डबल होगा। तो अगर ये पहले था तो अब ये होगा डबल, लेकिन होगा। तो एक तो ये ला रही है। दूसरा इसका टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 100% कैशलेस टिकटिंग कर दें, यानी यात्री किराए में सब क्या होगा, ऑनलाइन टिकटिंग हो जाए। ये भी है। इस पर्पज से वो 600 POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन देगी, और 1000 जो है टिकटिंग सिस्टम में भी लेके आएगी, यानी कि प्रॉपर टिकटिंग लेके आएगी। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के देखा ये इसका टारगेट है। ओके, और रो ट्रेन बताए थे, देखा दिल्ली में भी चलने लगी है हर जगह। हम लोग 4-5 दिन पहले ही उस चीज को समझ जाते हैं, बाद में ये आता है। और इस बार का अगर आप जब दर्पण पढ़ेंगे जो 12 या 13 मार्च को लॉन्च हो जाएगा आपका, जिसमें कि लिखा होगा अप्रैल, आएगा मार्च में और मटेरियल होगा फरवरी का, तो थोड़ा फीलिंग्स होगी कि अरे हम लोग पहले ही कितना कुछ पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हमारा इशारा है, उसको समझिए। अब 52,000 करोड़ रुपीस जो है वो
कहां से लेगी? फेयर से, यात्री किराए से कमाएगी, ये टारगेट है। रेस्ट ऑफ जो बच गया, और कितना बच गया, मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपीस बच गया, वो कहां से लाएगी? तो अदर सेगमेंट से। बहुत सारी चीजें वो रेंट पे लगाती है, उसका स्टेट्स है उससे आता है, उसके बहुत सारे टेंडर्स चलते हैं, इन सब से, इरकॉन वगैरह से ये चीजें। नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सेंटर्स इंडेक्स। अमेरिका की एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड लेवल पे कुछ देशों की रैंकिंग बनाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वो देश कितनी सुविधाएं देते हैं जो प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। बेस्ड होता है कॉपीराइट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, ठीक है। इसके अलावे एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, पेटेंट, इन सब को एक अच्छा आधार बना करके कहते हैं किसका कितनी अच्छी सुविधाएं हैं वो। तो ध्यान दें, इस आधार पर जो टॉप 4 कंट्री हैं जिनका रैंकिंग टॉप 4 है, वो फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है यूनाइटेड किंगडम, एंड थर्ड पोजीशन इज जर्मनी, एंड फोर्थ वन इज जापान। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान टॉप 4 रैंकर इन ग्लोबल लेवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रैंकिंग। इंडिया को इसने रखा कितने पे है? 42nd रैंक पे। चलिए कम से कम संतुष्ट हम हो जाते हैं कि 43 पे पाकिस्तान है और 44 पे वेनेजुएला है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आज 9.5 पेज हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर डोंट वरी। अब मैं बात कर रहा हूं याहू, जो एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, और गूगल से पुराना है, समय के साथ थोड़ा कम पड़ गया उसका बिजनेस। तो याहू की सीईओ मारिसा मायर हैं, और हैं क्या? थी फीमेल हैं। उनके रहते हुए याहू का एक तो बिजनेस उतना नहीं बढ़ा, दूसरा उनके समय में हैकर्स ने बड़ी हैकिंग कर ली और इस गूगल सर्च साइट को याहू सर्च साइट को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ और रेपुटेशन में भी बट्टा लग गया। तो मारिया ने कहा कि मैं अपना बोनस नहीं लूंगी और मैं अपना सैलरी भी नहीं लूंगी कुछ महीने, और वो वर्कर्स में ही बांट दिए जाए। पर याहू कंपनी ने उसे नौकरी से ही हटा दिया। तो याद रखेंगे, हैकिंग की वजह से वह कौन सी कंपनी है जिसने अपने सीईओ को निकाल दिया? सर्च इंजन याहू। ध्यान दें बेटा, पूरी दुनिया में अब ड्राइवरलेस कार यानी सेल्फ ड्राइविंग कार चलाने की कोशिश हो रही है। अब तो उड़ने वाले कार भी हैं, पर सेल्फ ड्राइविंग पहले वाले, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा और वो नेविगेशन सिस्टम से रिमोट से चलेगा। नेविगेटेड होगा वो ऑलरेडी, अपने आप सारा सेंसर के हिसाब से वो चलेगा, रुकेगा, आगे पीछे से होगा, सब कुछ नेविगेटेड होगा, फिर भी उसका एक रिमोट होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसे कार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थोड़ा बहुत सक्सेस हो चुका है। उबर कंपनी जो है अमेरिका में वो, और ओला भी शुरू किया हुआ है, और गूगल तो सबसे पहले आप सामने में रखा था वो। तो क्या भारत ऐसा सोच रहा है? हाँ, भारत के कानपुर, खड़गपुर और बॉम्बे के जो आईआईटीज हैं, ये तीनों मिल करके इस पे काम कर रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। हम आप सब जानते हैं बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उनकी संपत्ति को लेके एक इशू भी नहीं है, पर हाँ समझना है। हमारे सीने अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति का वारिश 50-50 के ख्याल से अपनी पुत्री श्वेता नंदा और अपने पुत्र अभिषेक बच्चन को बनाता हूं। तो दोनों को बांट दिए हैं। उनकी संपत्ति का जो आकलन है 27,000 करोड़ रुपीस है, यानी 27,000 करोड़ रुपए के आसपास उनकी संपत्ति है। दैट्स ओके, ठीक है। अब सुनिए, एक डिजीज है
प्रेजेरिया, आप भी जानते हैं प्रेजेरिया कैसा डिजीज है? सुनिए, इसमें क्या होता है, बच्चे सामान्य रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे अपना ग्रोथ करते हैं तो इनका फिजिकल ग्रोथ तो एज इट इज होता है सिंपली, लेकिन उनका जो मेंटल ग्रोथ है, जो उनका सिम्टम्स है, वो काफी एज्ड लोगों जैसा होता चला जाता है। तो अगर रियल में वो 1 साल का हुआ है तो समझिए वो मेंटल लेवल पे, सिम्टम्स लेवल पे 8 साल का हो गया है। तो 1 ईयर फिजिकल ग्रोथ इट सिम्टमली नोन एज 8 ईयर्स। और अगर वो 10-12 साल का हो गया तो फिर देगा 50-60 साल का, यानी बुढ़ापा आ जाएगा उसी एज में, दांत गिरने लगेंगे उसी एज में, हड्डी गलने लगेगी उसी एज में, बाल पक जाएंगे उसी एज में, बाल झड़ जाएंगे उसी एज में, और चेहरे पे, सिर पे रिंकल्स हो जाते हैं, है ना? खतरनाक बीमारी प्रेजेरिया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रेजेरिया बीमारी को लेके ही अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, और मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें अभिषेक बच्चन भी है और खुद है, जो जिसके सिर बहुत बड़े हैं, वो मूवी थी, भूल रहा हूं, याद दिलाइए आप लोग कोई भी एक। क्या है, ये ध्यान में रखना है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल रहता है, पर सिम्टम्स ये सब आ जाते हैं। ब्रेन बैलेंस्ड होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब फिल्मी दुनिया से एक सवाल अच्छे हैं, सुन लीजिए। हाँ, ललित सही कहा, पा, वो जो पा फिल्म था वो उसी पे, प्रेजेरिया बीमारी पे है। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब सुनिए, साउथ अफ्रीका जो एक देश है, वह भी एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, और जोहानिसबर्ग में हुआ इस बार। तो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, also known as रैपिड लायन अवार्ड, यहां जो अवार्ड दिया जाता है उसको रैपिड लायन अवार्ड कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। वहां पर जो भारत की तरफ से कुछ मूवीज गए थे, उसमें एक मूवीज बाजी राव मस्तानी हाईलाइटेड रहा, उसे 4 अवार्ड मिले, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग। ये चारों में से कोई मौजूद नहीं थे लेने वाले, तो कौन अवार्ड रिसीव किया? इट विल ए गुड क्वेश्चन। तो साउथ अफ्रीका में हमारा एम्बेसीज भी है, डिप्लोमेटिक एम्बेसीज नोन एज एम्बेसडर, लेकिन इसी साउथ अफ्रीका में हमारा कमर्शियल एम्बेसीज भी है, जहां वाणिज्य दूतावास कहेंगे, और वाणिज्य दूत हमारे रहते हैं। तो हमारे KJ श्रीनिवासन, इंडिया के जो भारत सरकार वाणिज्य दूत है वहां, उन्होंने ये सारे अवार्ड रिसीव किए। ठीक है, ध्यान रखें। वहां पे एक ब्रिक्स कैटेगरीज भी है, उस ब्रिक्स कैटेगरीज में हमारी इंडियन एक मूवी अलीगढ़ गई थी, उसे दिखाया गया, उसमें कोई अवार्ड नहीं मिला है, मनोज वाजपेयी उसमें अच्छी भूमिका निभाए हैं। चलिए, लेट इट गो। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक वर्ड है स्वाति, SWATI, या हिंदी में लिखते हैं स्वाति। बहुत ही हसीन नाम है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, नक्षत्र का नाम है, 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र होता है। यहां हमें वैसा कुछ नहीं सोचना है। स्वाति DRDO के द्वारा बनाया गया एक रडार है, एक टेक्निकल डिवाइस है, RADAR। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करता है, पता लगाता है वेव्स के थ्रू, उसका अपना एक रेंजिंग होती है। ये रडार है, DRDO ने बना के आर्मी को दिया है। ये रडार 50 किलोमीटर टारगेट में 15 से 20 सेकेंड में लोकेशन फाइंड आउट कर देता है, डायरेक्शन, लोकेशन, डिस्टेंस, कि ये प्लेन, ये शिप, ये हथियार, या जो भी चीज, बहुत सारी चीजें ऐसा काम है ताकि उसे तैयारी कर। स्वाति, द रडार दैट मेड बाय
DRDO and hand over to our Indian Army. है ना? अच्छा, ध्यान में रखिएगा। UGC एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, बात को समझिएगा। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में और बहुत सारे स्टेट्स यूनिवर्सिटी हैं। अब JNU जैसे है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU सेंट्रल है, इलाहाबाद सेंट्रल है, कुरुक्षेत्र सेंट्रल है, पर MDU क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, ये आपका आ गया स्टेट का। तो सुनिए, 5 जुलाई 2016 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सलह किया था जो बाध्यकारी है, मतलब हर यूनिवर्सिटी को मानना है। कहा गया कि एक प्रोफेसर एट ए टाइम 3 लोगों को MPhil करा सकते हैं अपने गाइडेंस में और 8 लोगों को PhD करा सकते हैं। कुल 11 विद्यार्थियों को वो गाइड कर सकते हैं। 8 मैक्सिमम हो सकते हैं PhD और MPhil हो सकते हैं 3, इससे ज्यादा नहीं गाइड कर सकते। बच्चों का ये डिमांड का कि इतना कम रखेंगे तो भला बहुत कम ही लोग हायर एजुकेशन की डिग्री ले पाएंगे। और बात ये भी है कि हमारे प्रोफेसर साहब जितने होते हैं उनको 11 से ज्यादा कैसे गाइड कर देंगे, ये कोई पैसा का भाई थोड़ा है। हालांकि वो भी टाइम नहीं दे पाते, इतने सारे हैं जो है। अब सुनिए नेक्स्ट, जैसा मैंने पिछले दिनों आपको बता दिया था कि पॉल्यूशन को कम करके लिए ट्रकों को अगर ट्रेन पे ढो लिया जाए कुछ पर्टिकुलर सर्कल में तो बड़ा अच्छा होता है। तो इस सिस्टम को नाम दिया रोरो ट्रेन। तो कल रोरो ट्रेन दिल्ली में जो बताया था कि दिल्ली में होने जा रहा है वो शुरू हो गया। आपके गुड़गांव के घड़ी हरसुर गांव में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे ट्रक लादे जाएंगे और दिल्ली होते हुए मुबारकपुर यूपी में छोड़ दिए जाएंगे और इस तरह दिल्ली के बजट में कमी आएगी और इससे इंडियन रेलवे का इनकम बढ़ जाएगा। तो ये है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज द वे। अब मैं छोटी सी एक बात कहूंगा। पुणे जो है, जो भीमा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, पुणे में एक इंस्टीट्यूशन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिल्म और टेलीविजन की दुनिया से आर्टिस्ट तैयार किए जाते हैं। इसके चेयरमैन थे गजेंद्र चौहान, जो हमारे महाभारत के युधिष्ठिर बने हुए थे। उनका एक कार्यकाल समाप्त हो गया और वो रिटायर्ड हो गए, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। नए कौन होंगे, बात अभी बाकी है। अब सुनिए, जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है ना, तो हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1947 1947। इंडिया और रसिया का, उस टाइम का रशिया नहीं USSR का, फ्रेंडशिप शुरू हुई, स्ट्रेटेजिक, डिफेंस एंड अदर वेज एंड इकोनॉमी। दैट्स इन दिस ईयर कंप्लीटेड 70 years. So Russia is going to celebrate. तो भारत और रूस के कूटनीतिक संबंध कह लें या दोस्ती के कितने साल पूरे हो गए, 70 years। अब ध्यान दें, एक पॉलिटिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करती है और उसके सिंबल्स का संरक्षण, कंजर्वेशन करती है ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना करे। इन दैट ख्याल में आपसे बात करना चाहूंगा। 2 तरह के सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अंडर 1968 पार्टी सिंबल्स कंजर्वेशंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट, एक स्वतंत्र चिन्ह होता है और एक संरक्षित होता है, एक रिजर्व्ड होता है और एक फ्री होता है। रिजर्व उसका होता है जो ऐसा कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसे नेशनल लेवल के स्टेटस या स्टेट लेवल के स्टेटस यानी रीजनल स्टेटस प्राप्त हो चुका है, वो संरक्षित में आएगा। अब कमल का फूल है, बीजेपी का है, वो ऐसे ही संरक्षित में आएगा। तो जितने नेशनल लेवल की पार्टी है नियर अबाउट 6 और जो रीजनल लेवल के हैं 46 पार्टीज है। तो ये ऐसे 52 पार्टी के लिए ये हो गया।
बाकी जो और भी लगभग 2000 पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड तो है, इलेक्शन कमीशन है, उसका स्टेटस नहीं है नेशनल या स्टेट्स का, उसे जो मिलता है वो स्वतंत्र चिन्ह कहलाता है। और कुछ स्वतंत्र चिन्ह को आइडेंटिफाई करके, रजिस्टर्ड करके, रिकॉग्नाइज करके इलेक्शन रखती है। जिसे किसी पार्टी को लेना है वो ले सकता है, या अपना कुछ ले आए तो। यानी मेरे पास इतने हैं स्पेसिमेन रिकॉग्नाइज, आप इसमें से चूज कर लीजिए, या फिर आप अपना दीजिए। अगर वो किसी पार्टी का नहीं है तो हम आपको दे देंगे। यही होता है। तो ये नए नए पार्टीज वगैरह जो वो लेते हैं। मैं कुछ ऐसे ही इलेक्शन सिंबल्स जो है फ्री होता है उसकी बात करने जा रहा हूं, सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये है अलमारी है, गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, ब्लैकबोर्ड, ग्रामोफोन, ग्रेप्स अंगूर, नेपाई, पेन का नीब, मूंगफली जो खाते हैं, 7 रेज, माचिस की डिब्बी, ठीक है, बॉल्स ऑफ नूडल्स यानी फूड का निशानी है, प्रेशर कुकर और रोड रोलर, रोड पे रोलर चलते हैं रोड बनाने के लिए, ये सब है। लेट इट गो, बात को आगे बढ़ाएं। अब सुनिए, भारत में एक इंस्टीट्यूशन है फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया वो अमेजन के सहयोग से एक फैशन वीक ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया फैशन वीक। ये ऑर्गेनाइज चलेगा 15 से 18 मार्च को दिल्ली में। और इस बार इसका जो पार्टनर स्टेट है वो है झारखंड। बस इतना ही याद रखना है। बड़े बड़े टेक्सटाइल्स डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नो डाउट, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एट प्रेजेंट जो था, भारत में एकमात्र ऐसे स्टेट थे जिसका डबल कैपिटल था। आप भी जानते हैं, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। डबल जो है, हिमाचल प्रदेश ने धर्मशाला को अपना विंटर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब मतलब ये हुआ, देयर आर 2 स्टेट्स इन इंडिया दैट हैव 2 कैपिटल्स। हिमाचल में भी अब हो गया एक शिमला और एक धर्मशाला। धर्मशाला में जो मिनी सेक्रेटरीट था उसे इसका सेक्रेटरी बना दिया, सचिवालय बना दिया। ओके, नाउ बस 5 मिनट और लूंगा बेटा, जस्ट 5 मिनट्स, स्टे ऑन। असम गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट से एक सर्कुलर पास किया है और संस्कृत लैंग्वेज को सभी स्टेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं क्लास तक कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया है। मतलब कंपलसरी लैंग्वेज संस्कृत टिल 8th क्लास इन स्टेट स्कूल्स इन असम, देयर गवर्नमेंट स्टेट। ध्यान रखना है, एजुकेशन लाइन में ये काम आएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं झारखंड का है, थोड़ा बस समझा देना है। झारखंड में जो सेक्स रेशियो है बच्चों का, चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी 6 साल तक के बच्चों में लड़का लड़की का अनुपात, वो 1991 में 945 था पर 1000। चलिए ठीक था। और जैसे जैसे आगे बढ़े, एट एवरी डिकेड इट डिक्लाइन। 2001 में 927 पर 1000 हो गया। इवन 2011 में 914 पर 1000 हो गया। बट कहां हुआ सबसे ज्यादा, वो जरा देखिए, तो एवरेज है, कहां सबसे ज्यादा, तो ध्यान देंगे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये सब जो हैं आदिवासी के जगह पे बाहर के लोग आके बस गए। और ट्राइबल थे तो उनका सेक्स रेशियो अच्छा था, फीमेल बराबर थी या ज्यादा थी। ध्यान देंगे इस बात पे, ट्राइबल में फीमेल ज्यादा होती ही हैं और हम मॉडर्न होकर के फीमेल को कम कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी भी झारखंड में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो आज भी खासकर ट्राइबल्स जोन हैं, आउटर पेनिट्रेशन कम है, वहां जरा देख लीजिए। वेस्टर्न सिंहभूम में 1004 हैं हमारी गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है ना। सिमडेगा में 1000 है, खूंटी में 994,000 है और गुमला में 993,000 है। तो ये सारे एकदम प्योर ट्राइबल्स जोन है।
अब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राइबल से सीखने की चीज है बेटा, वो फर्क नहीं करते, फर्क तो हम शहरी लोग ज्यादा करने लगे हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी जो हमारा एक राज्य है सीरियली 22 राज्य बना हुआ भारत का, सिक्किम 1975 में बना था। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में स्टील कंजप्शन पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें हमारे राव बीरेंद्र सिंह स्टील मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने जो स्पीच दिया उससे बात निकल के आई, क्या वर्ल्ड में जो स्टील का कंजप्शन है, वर्ल्ड एवरेज स्टील कंजप्शन दैट इज 208 किलोग्राम पर ईयर, कंपेयर विद इंडिया, इंडिया का कंजप्शन जो है जस्ट 61 किलोग्राम पर पर्सन ईयरली। ठीक है, तो हमें और बढ़ाना है स्टील का उत्पादन। इंडिया जो प्रेजेंटली टोटल स्टील प्रोडक्शन करता है, इस ख्याल से वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी है। एज ए कंपनी तो भारत में ही है, वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करती है। बात एक और, भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि टिल 2030-31 we have to produce annually 30 करोड़ टन स्टील्स। तो ये ध्यान रखना, तो टारगेट ये है कि 30 करोड़ टन स्टील उत्पन्न करना है। अब 2 पॉइंट्स रह गए, समझना है बेटे। अमेरिका की एक इंस्टीट्यूशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि 2010 से लेकर 2050 के बीच में हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन वाइज पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या रहेगा, ये बताने की कोशिश की है। और उसमें मुसलमानों को थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। तो जरा समझ लीजिए, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन रिपोर्ट दैट पब्लिश्ड बाय प्यू रिसर्च सेंटर USA, that saying between 2010 to 2015 the growth of total population in the world will be remain 35%, 35% का रेशियो रहेगा। और फिर कहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका रहेगा, मुस्लिम 73%, क्रिश्चियनिटी 35%, हिंदू 34%, एंड ज्यूइश यहूदी 16%, एंड अदर्स 1 रिलीजन। बट बौद्ध धर्म के लिए कहा है -0.3 विल डिक्लाइन, तो बौद्ध धर्म कम हो जाएंगे, मतलब उसके परसेंट्स। ठीक है, फिर ये कहता है कि 2010 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था, 2010 के आंकड़े आपके पास है, 2010 में पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे हमारे, पॉपुलेशन 1.6 अरब था। क्रिश्चियन जो रहे हैं उनका है 2.17 अरब, तो 2.6। ठीक है, अब समझिए, अब क्या है कि 2007 तो प्रेजेंट में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म हो गया, 2.17 पीपल्स मानने वाले हैं। ठीक है, 2070 में यानी 2070 में जो होगा, मुस्लिम रिलीजन विल बी द लार्जेस्ट रिलीजन, लार्जेस्ट फॉलोवर, इट विल क्रॉस ईसाईज, क्रिश्चियनिटी से आगे पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यूरोप में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगा। अमेरिका में जो फिलहाल 1% है टोटल पॉपुलेशन का, विल बी 2.1%, यूरोप में बढ़ेगा। ठीक, अब इंडिया एज ए आप जाते ही हैं, इंडोनेशिया बाद सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ रहते हैं, हम अपने देश में रहते हैं, वो अपने देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कहने का मतलब यह है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें थी कुछ, और आज के लिए इतना काफी है। ललित पूछ रहे सर आज बता देना घोस्ट के बारे में। सुन लीजिए सभी लोग, ललित का एक अच्छा सा सवाल है कि सर क्या भूत होता है। तो भूत शब्द का मतलब जो है भटकती हुई आत्मा, सोल, जिसे मोक्ष नहीं मिला है आध्यात्मिक तौर पर देखें तो, या आप ये समझ लीजिए इस धरती पर हमारे वातावरण में ऐसे भी आत्मा है, जीव हैं जो हमारी नजरों से ओझल होते हैं, अदृश्य होते हैं, हम नहीं देख पाते,
भी जानते हैं मैन इज अल्ट्रा वायलेट ब्लाइंड, हम बैगनी किरणों को नहीं देख सकते, तो हम अल्ट्रा वायलेट ब्लाइंड होते हैं, और डॉग नहीं होते, वो देख सकते हैं। तो आप भी जानते हैं अक्सर कुत्ते रात में भौंकते रहते हैं, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ऑल्सो, इट कुड बी पॉसिबल, तो उनको दिख जाता हो। और शुरू से ही इंसान जो है कुत्ते को अपना पालतू जानवर के रूप में, वो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम भी उसके साथ रहना चाहते हैं। सम सिक्योरिटी रीजंस, उसकी भी अपनी जीविका चलाने का रीजन हो या कुछ भी हो, बहुत सारी कारण और चीजें बहुत है, पर एक एनर्जी है, एक शक्ति है, वो होती है, हम इसे मानते हैं, और बुरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए ये कायनात हैं या प्रकृति में इस तरह की चीजें हैं, जो भी मान लीजिए, और वो सारी शक्तियां पॉजिटिव ही होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। हम जैसा बर्ताव करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उनके प्रति, वैसा ही प्रकट होता है। अनजाने में कोई किसी को हार्म नहीं करना चाहता, कभी एक्सीडेंटली होता है, वो अलग चीजें हैं, तो ध्यान में रखेंगे ये होता है। इस पे ज्यादा डिटेल बात करना उचित भी नहीं है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इतना ही काफी समझिए। और कुछ लोग हैं जो इसको फील करते हैं, सब लोग नहीं फील कर सकते। बहुत हो गई है, आप लोग भी घोस्ट की बातों से इसे खत्म करना चाह रहे थे। आपसी देखने वालों को, सुनने वालों को, जो अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सुनेंगे, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे प्यार। बड़ों को प्रणाम, समकक्ष को नमस्कार, और आप सभी को बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल, बाय, स्वीट ड्रीम।